नमस्कार साथियों, आज शुरू करेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी का पहला टॉपिक है। तो एसआई का जो बैच है उसका पहला टॉपिक होगा, हमारा पहला चैप्टर होगा वर्णमाला। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा है वर्णों की माला, या अब इसको हमारा जो ऑप्शन टिक कराना है, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हमने टॉपिक लिखा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, अब वर्ण क्या है उसको देखें। ठीक है, वर्ण क्या है? तो यहां जो है भाषा, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। ठीक है, क्वेश्चन क्या बना हमारा? वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या बोलेंगे? वर्णमाला। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बोलोगे? वर्ण बोलोगे। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न होगा भाषा की सार्थक इकाई। ठीक है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी वो देखें। भाषा की सार्थक इकाई, यहां से इस बार भी 30 दिसंबर को प्रश्न बना भी है। ठीक, तो भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य, वाक्य से छोटा होगा उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा होगा पदबंध, पदबंध से छोटा होगा पद या शब्द। क्लियर है? पद या शब्द, पद या शब्द से छोटा होगा अक्षर, और अक्षर से छोटा होगा वर्ण या ध्वनि। तो ये सीरियल आप याद रख सकते हैं, वर्ण या ध्वनि। इस तरीके से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या बनेगी? वर्ण या ध्वनि। आपका सबसे भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य, वाक्य से छोटा होगा उपवाक्य, उससे छोटा पदबंध, पदबंध से छोटा पद, पद से छोटा अक्षर, और अक्षर से छोटा आपका क्या बनेगा, या सबसे छोटी जो इकाई बनेगी, यूनिट बनेगी, वो वर्ण या ध्वनि बनेगी। इतना समझ में आ गया? ठीक, अब हम जो आगे पढ़ेंगे मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, वो चीज हमने पढ़नी है। ठीक, तो देखिएगा, हमने यहां बनाया मानक हिंदी वर्णमाला, इतना ठीक है? मानक हिंदी वर्णमाला। तो इसका जो विभाजन विभाजन है वो हम दो तरीके से करेंगे। नंबर एक, उच्चारण के आधार पर, और नंबर दो, लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर आपके जो स्वर होंगे होंगे 45, इसमें 10 स्वर होंगे और 35 व्यंजन होंगे, जो केवल और केवल उच्चारण अर्थात बोलने के लिए भी यूज होते हैं। और आपका लेखन के आधार पर 13 स्वर होंगे, 35 व्यंजन होंगे, और 4 संयुक्त व्यंजन इसमें जोड़े जाएंगे। ठीक है, 4 आप इसमें संयुक्त व्यंजन जोड़ देंगे तो 35, 13, 48 और 4 52। 52 आपके लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आपके 10 स्वर और 35 व्यंजन होंगे। चलिएगा, अब ये स्वर क्या है और व्यंजन क्या है और स्वरों का विभाजन, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम हेडिंग बनाते हैं स्वर। ठीक, तो स्वर का सबसे पहले समझिएगा, जो
स्वर को देखो, दूसरी बात बताऊं तो स्वरों को मात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, स्वरों को मात्रा भी कहा जाता है। बिना किसी की सहायता के जो वर्ण बोले जाते हैं, ध्वनि बोली जाती है, वह स्वर कहलाती है। ठीक है, बिना किसी सहायता के बोले जाने वाली, बोले जाने वाले वर्ण या ध्वनि क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपने को। बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण या ध्वनि जो है वो आपका स्वर कहलाएंगे। अब स्वर जो है, स्वर अगर आपसे प्रश्न आता है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर आपसे पूछा जाए 10, आपसे पूछा जाए केवल स्वर कितने हैं, तब आपका आंसर होगा 11। और लेखन के आधार पर आपसे पूछा जाए, लेखन के आधार पर, तब आपका स्वर होगा 13। ठीक है, अब यहां देखिएगा उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन से होंगे। तो देखो, अ, आ, ई, बड़ा ई, ए, उ, ऊ, ओ और बड़ा ओ। तो कितने हो गए? 10 हो गए। 2, 4, 6, 8 और 10। 11वां अगर इसमें जुड़ेगा तो कौन सा जुड़ जाएगा, वह हम देखें। तो इसमें जुड़ेगा रिरी, और इसमें जुड़ेगा अंग और विसर्ग का। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए जल्दी से। ठीक, तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो अब हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे। स्वरों के भेद, हम किस प्रकार से स्वरों को बांटा जाता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो भेद होगा हमारा वो होगा उच्चारण के आधार पर, कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के हम बांटेंगे। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। इतना समझ में आ रहा है कि देखिएगा उच्चारण के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं वो 3 तरीके से बांटे गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, अब ह्रस्व स्वरों की संख्या कैसे बटेगी वो देखें। ह्रस्व होगा अ, ई, उ और री। ठीक है, या कहूं तो जिन स्वरों को बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे उन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, अगर परिभाषा के तौर पे पूछा जाए ह्रस्व स्वर क्या है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, बोलते समय केवल एक ही मात्रा का समय लगे तो उन्हें बोलेंगे ह्रस्व स्वर, और जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे तो उन्हें बोलेंगे दीर्घ स्वर। देखिएगा ये आपके साथ हो गए। ठीक, इसके बाद प्लुप्त जो स्वर है वो आज हमारा हिंदी में प्रयोग नहीं होता। इस तरीके का जो स्वर होगा वो होगा प्लुप्त स्वर। जैसे नाटक में इनका मंचन के समय इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार या लंबा किसी शब्द को बोला जाए तब उसका प्रयोग होता था प्लुप्त। तो इतनी चीज़ें समझ में। उच्चारण के आधार पर हमने स्वर करेंगे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। कहीं कहीं पे एक बात बता दूं, इस रिरी को नहीं दिया हुआ होता है किसी पुस्तक में, या किसी भी जो बड़ा राइटर है उसमें नहीं दिया होता। हालांकि मेन आपका जो क्वेश्चन चेक होगा वो ये चेक होगा। ठीक है, चले आगे। अब उच्चारण के आधार पर हमने डिवाइड कर लिया। इसके बाद जो हमारा प्रकार होगा, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का अगला भेद है जीभ के प्रयोग के
आधार पर, तो जीव के प्रयोग के आधार पर क्या हुआ? हेलो। तो सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर हम जो हिंदी पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, वो होंगे हमारे तीन। जब जीव का अगला भाग प्रयोग हो तो उसको बोलेंगे अग्र स्वर। जब जीव का मध्य हिस्सा प्रयोग हो उसको बोलेंगे मध्य स्वर। और जब पिछला हिस्सा प्रयोग होगा तब उसको बोलेंगे पश्च स्वर। अब अग्र स्वर कौन सा हो? ठीक है। तो परिभाषा तो पहले बनाने की जरूरत है ही नहीं इसमें। ठीक है। बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो तीन भेद हैं, अग्र मध्य और पश्च। इसमें सबसे बढ़िया आपको तरीका बताता हूं। आप सबसे पहले इसको करें। मध्य में कौन सा होगा? ए। के बाद अग्र में होगा ई, बड़ा ई और बड़ा ए। ठीक है। ये हो गया। अब यहां देखना, पश्च स्वर में कौन सा होगा? ई और ई इधर आ गए तो पश्च में उ और उ बचेगा। ठीक है। इसके बाद औ और औ। ठीक है? इसके बाद हमारा ये वाला अ बचेगा और इधर बड़ा आ बचेगा। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमारा होगा मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का जो भेद होगा वो तीसरा भेद है हमारा। तीसरे नंबर का हेडिंग मुख द्वार ऑब्लिक मुख विवर खुलने के आधार पर। ठीक है। मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारे चार प्रकार होंगे। ठीक है। मुख खुलने के आधार पर आप चार प्रकार पढ़ें। जब सबसे पहले होगा बी व्रत, उसके बाद होगा अर्ध विव्रत। ठीक है। विव्रत, अर्ध विव्रत, और तीसरा होगा हमारा संव्रत और अर्ध संव्रत। अर्ध संव्रत। अब इसको देखो कैसे याद रखना है। ठीक है। तो विव्रत को बोलते हैं ओपन, मतलब जब आपका मुंह पूरा खुला हुआ हो। और जब संव्रत को बोलेंगे क्लोज्ड, जब आपका मुंह पूरा बंद हो। और बंद वाले हिस्से से जो बोला जाएगा उसको बोलेंगे संव्रत। अब जो हिस्सा खुला हुआ है या पूरा मुंह जब ओपन हुआ है तो उसको बोलेंगे विव्रत। हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड। ठीक है। इतना आप समझ में आ गया। तो विव्रत में जब पूरा मुंह खुला हुआ है, एक बार इमेजिनेशन करके देखिए क्या बोल सकते हो? बड़ा आ। ठीक है। विव्रत में आप क्या बोलोगे? बड़ा आ। उसके बाद अब देखो इजी याद करने का जो तरीका है, जब विव्रत है मुंह खुलेगा, पूरा मुंह खुलेगा, पूरा मुंह जो ओपन होगा तब बोला जाएगा आ। और जब पूरा मुंह बंद होगा तो बोला जाएगा ई, बड़ा ई, ए और ए। सॉरी, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है।
ये हमारा हो जाएगा समृत में। सही है। इसके बाद अब हमारा होगा अर्ध समृत। तो अर्ध समृत में हमने क्या देखना है? अर्ध समृत में आप करोगे ए और ए और ओ। ठीक है, ए और ओ। इसके बाद अब आप अर्ध विभ्रत में, तो देख लीजिएगा बचा क्या है। अर्ध विभ्रत में जो आप लिखोगे, करोगे, सबसे पहले करोगे इसको अ। ठीक है। इसके बाद आप करोगे ए, फिर करोगे सिंगल मात्रा ए, फिर डबल मात्रा। ठीक। अब देख लीजिएगा दोबारा से, हमने अब तक क्या पढ़ा? जब मुख खिलने की स्थिति के आधार पर आएगा तो आपका सबसे पहले जब पूरा मुंह ओपन होगा उसको बोलेंगे आप विव्रत। ठीक है। विव्रत में आपका होगा पूरा मुंह खुला हुआ, तब आपका होगा एक वर्ण अ। और जब आपका मुंह पूरा बंद होगा तो उसको बोलेंगे समृत। इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ठीक है। ये याद रखने का एक अपना तरीका भी है। क्लोज्ड में जब आपका मुंह खुला बंद है तो ई बोल सकते हो या ऊ बोल सकते हो। ठीक है। अर्ध विव्रत जब आपका मुंह, जो आपका खुला हुआ हिस्सा है, मुंह का जो हिस्सा खुला हुआ है, उस खुले हुए हिस्से से जो बोले जाएंगे वर्ण वो होंगे बड़ अ, ए और बड़ा ओ। अर्ध समृत जब आपका मुख बंद है आधा, और उस आधे बंद मुंह से जो बोला जाएगा वो होगा ए और ओ। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट अब होगा होठ की स्थिति के आधार पर। टाइप नंबर हमारा 4 होगा, होठ की स्थिति के आधार पर। ठीक है। तो होठ की स्थिति के आधार पर दो प्रकार से मुंह होगा। एक होगा व्रतमुखी और दूसरा होगा अव्रतमुखी। अर्थात जब आपका होठ जो है एक बार व्रत बनाएंगे और दूसरी बार जब जो है वो अव्रत बनाएंगे, मतलब व्रत नहीं बनेगा। ठीक है। तो जब व्रत बनेगा उसको बोलेंगे, उसमें आएंगे अ, बड़ा अ, ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए। ठीक है। तो ये व्रत बनेगा जब उससे बनेगा। इसके बाद यहां देखो उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है। ये होंगे अव्रतमुखी। अव्रतमुखी में अ, बड़ा अ, ई और बड़ा ई, ए और ए। ठीक है। इसके बाद व्रतमुखी में क्या बनेगा देखो, तो उ, बड़ा उ, ओ और बड़ा ओ। ये आपका व्रतमुखी में आएंगे चारों। ठीक है। और एक और आ जाएगा ये वाला अ। क्लियर हुआ? तो व्रतमुखी जब आपका व्रत बने तो ऊ बनता है, चाहे घर पे जाके बना के देख लेना। ओ और बड़ा आ, या कहूं तो औ। ठीक। ये हो गया होठ की स्थिति के आधार पर दो प्रकार हुए। नेक्स्ट हमारा होगा मुख से। मुख से हवा, हवा, नाक, या रुक जाओ, हवा का मुख और नाक से निकलने के आधार पर। यहां देखिएगा, जब आपका जो भी कोई वर्ण या ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें जो है हवा आपकी मुंह से निकली या नाक से निकली, तो उस समय उसको क्या बोला जाएगा वो हम पढ़ना है। जब आपका मुख से निकलेगी तो उसको बोलेंगे मौखिक स्वर। मौखिक स्वर या निर, नु,
नासिक। क्या बोला जाएगा? निर्नुनासिक। और जब नाक से निकलेगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनुनासिक। ठीक है। देखो इसको क्यों अनुनासिक बोले? नासिक मतलब नाक, अनु माने पीछे पीछे, अर्थात जिस वर्णों को उच्चारित करते समय आपके हवा जो है नाक के पीछे से निकलती रहे, नाक से निकलती रहे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनुनासिक। और जब हवा जो है वो मुख से निकलेगी तो मौखिक या निर्नुनासिक बोलेंगे। निर माने नहीं। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ तक का अगर हमने समझ में आया हो तो निर्नुनासिक अर्थात इसको बोलेंगे अ, बड़ा आ और ई। अनुनासिक में होगा अंग, इस तरीके के जो होंगे वो होंगे अनुनासिक वर्ण में। ठीक है। ये हमारा जो है स्वरों का काम लगभग लगभग सभी पूरा हुआ। ठीक है, ये हमने पढ़ा स्वरों का काम। ठीक, तो देखो स्वरों में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या थी? वर्ण। इसके बाद भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटा उपवाक्य, उससे छोटा पदबंध, पद से उससे छोटा पद, फिर अक्षर या वर्ण। अब यहाँ एक प्रश्न और कर सकते हैं। भाषा की, इसको नोट कर लेना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होगी वो होगी पद या शब्द। ठीक है, तो समझ में आया? ये क्वेश्चन अभी इस तरीके के आ रहे हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, तो उच्चारण के आधार पर हमारे 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर होंगे और आपका 35 व्यंजन होंगे। 52 इधर होंगे लेखन के आधार पर, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अगला हमने पढ़ा था स्वर, उसके बाद हमने पढ़ा है, स्वर के बाद हमने क्या पढ़ा? उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार के बाद पढ़ा जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसके बाद पढ़ा मुख खुलने के आधार पर। इसके बाद होठ की स्थिति के आधार पर। नेक्स्ट हमने पढ़ा है हवा का नाक में मुख से निकलने के आधार पर। सही है। अब इसके बाद हम जो हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा होगा व्यंजन। सही है, तो व्यंजनों का हेडिंग बनाए अगला। ठीक है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि या वर्ण जो है वह व्यंजन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण या ध्वनि जो है वो व्यंजन कहलाता है। इनकी मूल संख्या और कुल संख्या बतानी है। तो मूल संख्या होगी आपकी 33 और कुल संख्या होगी 39। ठीक है। 39 कैसे? तो 2 द्विगुण व्यंजन आ जाएंगे और 4 इसमें संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आ गया व्यंजन। सही है। तो व्यंजनों के जो भेद हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन के भेद कितने हैं, तो व्यंजनों के 6 भेद हैं। पहला प्रश्न इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मूल व्यंजन पूछे 33, कुल व्यंजन पूछे जाए 39, भेद कितने हैं? तो 6 हैं। अगला अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। अगला हमने पढ़ना है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मूल होंगे 16 और कुल होंगे 25। ठीक है, मूल कितने हैं? 16 होंगे स्पर्श व्यंजन, कुल कितने होंगे? 25 होंगे। तो देखिएगा अब मूल कौन से हैं और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, तो पढ़ेंगे हम इसको यहां से। ठीक है, कभी आपने कचट्टा वाला जो पढ़ा था वही हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो का वर्ग, इसको कंठ लिख दे रहा हूं, कंठ के बाद तालु, मूर्धन्य, दंत्य और देन ओष्ठ्य।
ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमने जो पढ़ना है कंठ क्या है, तो देखो कंठ से होगा कचट सब वाला क, ख, ग, घ और अड़। तालु में होगा च, ठीक है, देखिएगा च, च के बाद छ, छ के बाद जय, छ छ जय झ और अइया, ट, ट के बाद ठ, ठ के बाद ड, ढ के बाद ढ और ये अण है। ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 5 पंजे 25। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी होगी 25। अब ये जो लास्ट वाले 5 है, इन लास्ट वाले 5 को बोलेंगे हम नासिक्य व्यंजन। इन पांचों को लास्ट वालों को क्या बोलेंगे, नासिक्य व्यंजन। ठीक है, नासिक्य व्यंजन अगर हमारा कंप्लीट हो गया हो तो इसके बाद देखिएगा हमसे पूछा जाता है अल्प प्राण महाप्राण क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक बहुत अच्छी इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले ये समझना है अल्प प्राण और महाप्राण होते किस आधार पे हैं। मैं अगली लाइन में एक बार बता दे रहा हूं। वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, तो देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये क्या है, वायु संवेग मतलब जब आपका व्यंजन को बोलते समय जितना समय लगा है, प्राण प्राणवायु बोलते समय अल्प थोड़ी लगी तो अल्प प्राण, ज्यादा लगी तो महाप्राण। ठीक है, अब इसको अल्प प्राण क्या होते हैं तो वो अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद एक अगला होता है तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर भी दो व्यंजन आपको मिलने पढ़ने मिलेंगे। एक होगा घोष, ठीक है, दूसरा होगा अघोष। घोष को ही सघोष बोलते हैं। ठीक, तो ये थे तारत्व के आधार पर। अब देखते हैं हम इसको कैसे करना है। देखो आप इतना तो कर सकते हो, अल्प प्राण अल्प, फिर महा अल्प, रैंडमली पहले अल्प लिखा फिर महा फिर अल्प फिर महा और अब अल्प। क्या इतना कर लोगे? तो देखो पहला हमारा जो बना अल्प बना, तीसरा अल्प बना और पांचवा क्या बना, अल्प बना। पहला नंबर इसको दे दूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा अल्प बना और पांचवा। ठीक है, अब आपको एग्जाम में रटने की बिल्कुल लेके जाने की जरूरत नहीं है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा बचा था या कौन सा था ये आपको पढ़ने का ही नहीं है। सिर्फ आप क्या करोगे, रैंडमली आप अपना नंबर लगाओ, पहले अल्प फिर महा फिर अल्प फिर महा फिर अल्प। क्लियर है? चलो अब देखो हमने अल्प प्राण में लिखना था, कौन कौन से नंबर थे हमारे, पहला, तीसरा और पांचवा जो थे अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा जो है हमारे वो महाप्राण है। सही है, इतना समझ में आ गया? क्या इनके अलावा अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं? तो हाँ, अल्प प्राण में इसके अलावा य, रे और ल और व जो है वो अल्प प्राण होंगे। इसके बाद श, स, स और ह जो है आपके महाप्राण होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखो पहला तीसरा पांचवा हमने कहां से उठाए, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, अल्प महा अल्प महा अल्प। इतना हो गया क्लियर? चलो अब हमने पढ़ना है इस पर व्यंजन, ये तारत्व के आधार पर घोष और सघोष, अघोष सॉरी। अब देखो इतना करना है तो इसको कैसे करना है, देखिएगा पहले दो जो हैं हम अघोष लेंगे, मतलब शुरुआत में आवाज नहीं आएगी। पहला और दूसरा अघोष,
बाकी के 3 क्या होंगे? घोष। हो गया याद इजीली? ठीक है। तो पहला और जो दूसरा होंगे वो क्या होंगे? अघोष होंगे। और तीसरा चौथा पांचवा क्या होंगे? सघोष होंगे या अघोष वो होंगे घोष। पहला और दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होंगे? घोष। अब इसमें क्या इनके अलावा भी कुछ होगा घोष और अघोष में? तो हाँ, इनमें भी होगा। अघोष में आएगा त, श और स। इसके बाद य, रे, ले, वे और है आपके घोष व्यंजन होंगे। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत? देखिएगा, ठीक आपके सीधे सामने लिखा हुआ है। बहुत इजी वे में मैंने इसको सॉर्ट आउट करके दिया है। पहला और दूसरा जो होंगे वो आपका अघोष होंगे। तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? आपका सघोष होगा या अघोष होगा, सॉरी घोष। इसको ऐसे लिख लो यार, सघोष या घोष। अब आपका इतना अगर काम खत्म हो गया हो, तारत्व के आधार पर ये सारी चीजें हो गई हो, तो व्यंजन का काम हमारा खत्म हुआ। अब कुछ और होते हैं, थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जैसे अगला होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी 4 है। कौन कौन से? छ, त्रय, ज्ञ और श्रेय। इनका जो निर्माण है वो कैसे होता है? कै और श षटकोण को मिलाकर के होगा श बनेगा। तय का निर्माण होगा तय प्लस रे, त्रय बन जाएगा। जय प्लस अइया बनेगा ज्ञ। और श प्लस रे बनेगा श्रेय। बनाना आ गया? ठीक है। तो कै प्लस श इस तरीके से आपका बन जाएगा। शुरुआत में ध्यान रखना हलंत जरूर लगेगा। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन के बाद आपने याद करना होगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होंगे बहुत इजी हैं। य, रे, ले और वे आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे। इसमें य और वे जो हैं वह अर्धस्वर हैं। यह और वह क्या है? दोनों ही अर्धस्वर हैं। इसके बाद रे आपका लुंठित व्यंजन है। लुंठित व्यंजन है रे। और ले आपका पार्श्विक व्यंजन है। ले आपका पार्श्विक व्यंजन है। ठीक। तो आपने क्या लिखा? देखो, यह रे ले वे, रे जो है वो लुंठित व्यंजन होगा और ले आपका पार्श्विक व्यंजन होगा। यह और वह क्या होंगे? आपके अर्धस्वर होंगे। इसके बाद अगला आपने पढ़ना है वर्त्स्य व्यंजन। ये पिछली बार पेपर में वीडियो में आया था। वर्त्स्य व्यंजन में आपने याद करना है जल, रस, जल, रस और न जोड़ देना। इस बार ये आया था पेपर में। ठीक है। 9, वर्त्स्य व्यंजन के बाद आपने पढ़ना होगा काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण होगा आपका है। आजाद वर्ण होगा आपका ए। ठीक। नेक्स्ट आप पढ़ोगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी आपने पढ़ना होगा च, छ, जय और फै। ठीक है। स्पर्श संघर्षी कौन से होंगे? छ, छ, जय, फै। नेक्स्ट आपने पढ़ना है संघर्षी।
स्पर्श संघर्षी अलग है और संघर्षी जो होगा वो अलग होगा। संघर्षी में आप याद करोगे श, श और त। क्लियर हुआ? देख लीजिएगा एक बार। ठीक हुआ? इसके बाद अगला हमने पढ़ना होगा दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, अर्थात कंठ प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ मूर्धा, कंठ मूर्धा के बाद होगा दंत मूर्धा, तालु मूर्धा, कंठ मूर्धा, तालु मूर्धा, इस तरीके से। तो देखो दंतोष्ठ जो आपका व्यंजन होगा वह होगा आपका व, ठीक है। दंत प्लस ओष्ठ जो होगा आपका वो होगा व। कंठ ओष्ठ जो होगा वो होगा आपका ओ और बड़ा ओ, ठीक है। कंठोष्ठ क्या होगा आपका ओ और बड़ा ओ। कंठ तालव्य होगा आपका ए और बड़ा ए। क्लियर है? कंठ तालव्य आपका क्या होगा ए और बड़ा ए। कंठ मूर्धा होगा आपका श, क्षत्रिय वाला। दंत मूर्धा होगा आपका त्र, त्रिशूल वाला। तालु मूर्धा होगा आपका श्रेय। क्लियर है? ये इतना हो गया आपका। दंतोष्ठ में आपका वर्ण क्या होगा वह होगा। कंठोष्ठ आपका ओ और ओ होगा। कंठ तालव्य होगा ए और हे हो जाएगा। कंठ मूर्धा छह क्षत्रिय हो जाएगा। दंत आपका त्रय हो जाएगा। तालु मूर्धा आपका श्रेय हो जाएगा। साथियों इसी के साथ आपका व्यंजन का काम भी पूरा हुआ। स्वर और व्यंजन मैंने दोनों ही आपको टॉपिक पूरा करा के दिया वर्णमाला का। यदि आपका कोई और भी डाउट हो तो आप अपने चैनल में अपने कमेंट में मुझे पिन कर दीजिएगा, अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका आंसर कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी करा के दूंगा, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।